नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आपके लिए एक नया क्लास अटेंड कर रहा हूं। ये जो क्लास आपकी पूरी की पूरी SSC GD को लेकर होने वाली है, यहाँ पर प्रीवियस के ईयर के GK GS के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आप लोग इसको देखिएगा और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आई होप आप लोग आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कहा क्या जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। देखिए, संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है। देखिए, संविधान में जो साथियों यहाँ पर क्या चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं साथियों, यहाँ पर संविधान चेंजेस बोलते हैं। यानी कि जिन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन। पहली चीज, अब किसमें यहाँ पर हुआ, 28वां संविधान संशोधन हुआ था, 40वां हुआ था या 42वां हुआ था या 52वां। देखिए, यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन होता है ये आपका 1976 में होता है। कब होता है? 1976 में होता है ये 42वां संविधान संशोधन। जहाँ पर होता क्या है आपका, जहाँ पर समाजवादी यानी कि समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। असल में अगर हम लोग बात करते हैं जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के समझ में हो क्या जाता है यहाँ पर कि राष्ट्र की अखंडता, क्या संशोधन जो आपका होता है जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो राष्ट्र है, क्या जो राष्ट्र है इस राष्ट्र की क्या हो जाएगी यहाँ पर अखंडता। क्या राष्ट्र की यहाँ पर अखंडता के बारे में यहाँ पर क्या किया गया, डिस्कशन किया गया या फिर चर्चा किया गया। तो कहेंगे साथियों आप लोग बिल्कुल सही हैं, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करते हैं जो आपकी प्रस्तावना रखी गई, जो आपका संशोधन रखा गया है, देखिए किसी भी संशोधन से पहले क्या रखी जाती है, तो किसी भी संशोधन से पहले क्या रखी जाती है, एक प्रस्तावना रखी जाती है, एक अच्छी सी नोटिस जारी की जाती है। ये चीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उस प्रस्तावना को साथियों यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो आपकी संशोधन के लिए प्रस्तावना रखी गई थी उसको आप सभी लोग याद रखेंगे, उसको संविधान की कुंजी जो है आपको नाम दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे, क्लियर आई होप होगा, यानी कि संविधान की कुंजी नाम दिया गया था। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है साथियों कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रूप से कौन काम करता है, यानी कि जब राष्ट्रपति और अराष्ट्रपति यानी कि अस्थायी रूप से जो है यहाँ पर काम कौन करता है। देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर से समझिए, देखिए जब यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग जिनका पद अरिक्त हो गया हो, उन पर क्या करेंगे, संसद के दोनों सदन काम करेंगे या फिर लोकसभा का अध्यक्ष काम करेगा या फिर आपका राज्यसभा का उपसभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एक तरीके की स्थिति तो पहली बात हो ही नहीं सकती कि दोनों के दोनों पद आपके रिक्त हो। ये पहली चीज तो ये है कि ये स्थिति आ नहीं सकती। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जिस इमरजेंसी कंडीशन में उस समय पर आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि कौन सा व्यक्ति काम करेगा, तो आप लोग याद रखेंगे जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है। हमारी बात को समझिए, जो हमारा उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो वहां पर क्या कार्य करता है, वो उनका जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है या उनका कार्य हो या उनकी कुर्सी पर जाकर के बैठ सकता है। और ये किस चीज में लिखा गया है, ये आपका साथियों कहाँ पर लिखा गया है, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश या आपकी आर्टिकल 70 में इसका मेंशन किया गया है, यानी कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है। यानी कि ये यहाँ पर क्या करेगा, जो राष्ट्रपति है हमारा, जो उपराष्ट्रपति है, जब इनका पद रिक्त हो तो वहाँ पर क्या होगा, इनके पद को यहाँ पर क्या करेगा, इनके पद को ग्रहण करेगा। ग्रहण तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्य होता है, इनके पद के जो सारे कार्यक्रम कार्य से रिलेटेड होते हैं, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश कंट्रोल करता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे, क्या होगा यहाँ तक आई होप। चलिए आगे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास या रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है।
भारतीय इस्पात प्राधिकरण या भारतीय विमान प्राधिकरण या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देखिए आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहाँ पर देखभाल करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसका जो गठन होता है ये कब होता है, आपको ये समझना है कि 27 अक्टूबर 1986 में इसका क्या हो जाता है, ये इसका गठन हो जाता है, यानी कि गठन हो जाता है। पहली बात ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो हमारा शिपिंग मंत्रालय के द्वारा इसका गठन कराया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि किसके द्वारा कराया जाता है। जो हमारा शिपिंग मंत्रालय है, इस शिपिंग मंत्रालय के द्वारा हमारा क्या होता है, इसका गठन होता है, वो आपका कराया जाता है। तो क्लियर होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। देखिए किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता है या घटता है, असमान या ऋणात्मक या एक समान या धनात्मक। चलिए देखिए क्वेश्चन को राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए जब साथियों आपकी वस्तु क्या होगी, एक समान, यानी कि किसी वस्तु का त्वरण एक समान तब होगा जब वह आपकी सीधी रेखा में गति करे। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है क्षोभ मंडल है, बाह्य मंडल है या आयन मंडल है या समताप मंडल है। तो वायुमंडल में जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो आप लोग याद रखेंगे, वहां पर आपके जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो आपकी क्षोभ मंडल होती है। सबसे नीचे वाली परत क्या हो जाती है, क्षोभ मंडल हो जाती है। और क्षोभ मंडल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो साथियों हमारी जो ध्रुव होती हैं और यहाँ पर इसकी दूरी जो अप्रॉक्सीमेट आपकी कितनी होती है, वो 8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। और जो हमारे साथियों यहाँ पर विषुवत रेखा है उससे ये लगभग आपकी एक 18 किलोमीटर के दूरी के इर्द गिर्द में होगी। दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी विषुवत रेखा से होती है और ध्रुव से इसकी जो ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई आपकी 8 किलोमीटर होती है। अब कहीं कहीं पर होता क्या है, क्वांटिटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मीन्स ये होता है कि आपको कंफ्यूज करना। इस क्वेश्चन में आपको इतना कंफ्यूज कर सकता है कि आपको क्षोभ मंडल न दे करके आपका दूसरा नाम मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्षोभ मंडल या नहीं, यहाँ पर आप लोग संवाहन मंडल, क्या आप लोग देखिए यहाँ पर संवाहन भी बोलते हैं और यहाँ पर अधोम मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधोम मंडल भी बोलते हैं। तो दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे, अधोम मंडल और संवाहन मंडल ये दोनों बोले जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जाता है, कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि जो छिली हुई सब्जियां होती हैं इसको धोने से कौन सा विटामिन निकाला जाता है। देखिए आप लोग छिली हुई सब्जियों से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि अगर हम लोग छिली हुई विटामिन के बारे में बात करें तो जैसे कि उनको धोया जाता है तो विटामिन सी जो होता है ये आपका निकल जाता है। और इसी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर विटामिन सी ये किस किस में पाया जाता है, सबसे पहले चीज़ आप लोग ये याद रखेंगे कि विटामिन सी आपका जो है एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है और इसको एसिड भी बोलते हैं। और एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड दोनों बोल सकते हो। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड दोनों बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ को समझें कि किस किस में पाया जाता है तो पहली चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि पहला जो है ये आपका नींबू में पाया जाता है और दूसरा ये आपका संतरा में पाया जाता है। चलिए अब बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, कह रहा कि 2011 व 2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के भारतीयों की गरीबी रेखा डैश प्रतिमाह तय की गई। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि उस समय पर जो गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई थी, ये आपकी 816 रुपये की निर्धारित की गई थी और शहर वालों लोगों के लिए ये आपकी 1000 रुपये निर्धारित की गई थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जा रही। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आप लोग समझिए यहाँ पर कि भारत में हमारा जो हो जाता है जो राष्ट्रीय जो आय की जनगणना है, ये जो गणना है किस तरीके से की जाती है, ये किस संस्था के द्वारा की जाती है। आप लोग याद रखेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये जो जनगणना है ये आपकी की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी
संगठन के द्वारा ये की जाती है, जिसको हमारा CSO बोला जाता है। क्या? CSO बोला जाता है। और इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी चीज़ बताएं तो यहाँ पर इसको बोला जाता है CSO। और इसका जो गठन की बात करें, अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हमारा साथियों हुआ था, थोड़ी सी बात देखिए, 1951 में हुआ था। मई में इस संस्था का गठन हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या कथक? यहाँ पर बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए देखिए और बताइए। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, देखिए बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर समझना कि अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है। तो यहाँ पर ये आपके भरतनाट्यम नृत्य के क्या हो जाते हैं? प्रतिपादक हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो मेलवल्ली की बात करें, अलरमेल वल्ली की, तो एक चीज़ और यहाँ पर समझना कि इनको जो है बेसिकली आपका 2004 में पद्म विभूषण भी मिला था। आप लोग ये बात याद रखेंगे कि 2000 क्या में, यानी कि 2000 में क्या मिला था, यानी कि 2004 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। पद्म भूषण का जो पुरस्कार है वो इनको मिलता है 2004 में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक करते हैं? तो भरतनाट्यम से प्रतिपादक करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय को मंजूरी दी। यानी कि इसकी जो यहाँ पर मंजूरी थी, ये आपकी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसकी मंजूरी जो 2018 में जो दी गई थी, ये आपकी मंजूरी 2018 में मिलती है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि जितने के जितने कमज़ोर वर्ग लोग हैं, यानी कि एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनको यहाँ पर क्या करना है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनको यहाँ पर एक तरीके से स्वास्थ्य बीमा के लिए मुहैया करवाना है। क्या कराना है? मुहैया कराना है। कमज़ोर लोगों को यहाँ पर क्या करना है? स्वास्थ्य जो हो जाता है, इस स्वास्थ्य का यहाँ पर क्या करना है, ये जो स्वास्थ्य होता है इसका क्या करवाना होता है? बीमा करवाना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा के बारे में बात करें तो ये वही वाले आयुष्मान कार्ड हो जाते हैं जो यहाँ पर कई लोगों के बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई मतलब कि प्रत्येक परिवारों को क्या होता है, 5 लाख की राशि मिलती है प्रत्येक परिवार को। तो यहाँ पर 5 लाख की राशि मिलती है इलाज करवाने के लिए। क्या करने के लिए? इलाज करवाने के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और किसके द्वारा ये करवाया गया? तो ये कैंसर रहित स्वास्थ्य बीमा जो है, इसका नाम क्या हो जाता है? इसको साथियों बोलते हैं कैंसर रहित स्वास्थ्य बीमा। क्या? कैंसर रहित स्वास्थ्य बीमा एक क्या हो जाती है? ये आपकी संस्था हो जाती है, जिसमें यहाँ पर ये क्या करती है, भारत संस्था के इस समझ से रिपोर्ट से ये आपकी बीमा करवाती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बिना मृदा के पौधों की कृषि, बिना मृदा के फूलों की कृषि, बिना मृदा के वनों की कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों क्या बोला जाता, हाइड्रोपोनिक्स किसे बोला जाता? तो यहाँ पर जो साथियों बिना मृदा के जो पौधों की खेती होती है उसको साथियों हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स आपका बोला जाता है। अब इसको साथियों थोड़ा सा और समझ लीजिए कि बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसमें पौधों में क्या हो जाता है, कोई मृदा की आवश्यकता नहीं होती। होता क्या है इसमें कि पानी से यहाँ पर क्या हो जाता है, खनिज का एक तरीके से विलयन करवाया जाता है, या फिर ये समझिए कि खनिज के पोषक समाधान का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। क्या? खनिज के पोषक, जो आपका जो खनिज होता है, क्या खनिज होता है, जो उसके पोषक तत्व होते हैं उसके समाधान से क्या होता है, यहाँ पर उसके समाधान से यहाँ पर पौधों की खेती की जाती है। तो ये चीज़ आप लोग आई होप याद रखेंगे, जो कि आपका विलयनशील हो जाता है। किस में विलयनशील हो जाता है? जो कि आपका पानी में विलयनशील हो जाता है। इसमें आप लोग ये बात याद रखेंगे कि पानी में ये साथियों घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसको समझिए, देखिए समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि किसके टकराने से आपका जो परावैंगनी विकिरण अच्छे हो जाता, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि आपको ओजोन से टकराने से आपका क्या हो जाता है, आपका परावैंगनी विकिरण हो जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपका O3 होता है। और जो ओजोन परत है, ये क्या अगर इसकी बात करें तो ये डे बाय डे हमारी ही जो अराजक
क्रियाकलाप है, इससे ये नष्ट होती जा रही है। तो ये क्या हो जाता है, तो ये आपकी जो साथियों ओजोन लेयर जो होती है, क्या लेयर जो होती है, जो इसके अगर ओजोन लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इसके नष्ट होने का कारण जो बताएं, इस लेयर का नष्ट होने का मुख्य कारण तो हमारे द्वारा ही सबसे ज़्यादा इसका जो है नष्ट किया जाता है। यानी कि पॉल्यूशन जो है, जो अब यहाँ पर जो सबसे हार्मफुल होती है, जो आपकी पॉल्यूशन हो जाती है, सबसे ज़्यादा हार्म किसके वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन डैश के तहत किया गया। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत किया गया, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 में, या वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, या राष्ट्रीय पर्यावरण अम्लीय प्राधिकरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। तो कोई यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड सीपीसीबी की अगर मैं बात करूं, तो ये साथियों जल प्रदूषण जो आपका निवारण जो नियंत्रण हो जाता है, उसके तहत आपका स्पोर्ट का गठन हो जाता है, जो कि आपका इसी के तहत करवाया जाता है। तो आप समझिए यहाँ पर कि जब उसके तहत यहाँ पर गठन करा जाता है, तो कोई भी गठन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। क्या होगा, कोई भी गठन होने से पहले कुछ रीज़न होते हैं। क्या होता क्या है इसमें कि साथियों उस समय पर एक आपकी रिपोर्ट जारी होती है, और वो रिपोर्ट साथियों कई चीज़ों की होती है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और उस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं डे बाय डे आपका ये प्रदूषण जो है ये आपका होता जाता है, खराब होता जाता है। तो वहाँ पर एक अधिनियम साथियों रखा जाता है जिसका नाम जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो होता है, ये आपका जो होता है, ये इसकी जो रिपोर्ट साथियों जो निकलती है, ये आपकी रिपोर्ट कब निकलती है, इसकी रिपोर्ट साथियों 1992 में लिखा जाता है, और उसके साथियों इस रिपोर्ट के 2 साल बाद इसका गठन किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, डायनामाइट में मुख्यतः होता है TNT होता है, या ट्राइना ट्रीस्क्रीन होता है, या फिक्रिक एसिड होता है, या RDX। ये तो सभी को पता है कि डायनामाइट हमारा क्या है, ये आपका एक तरीके से विस्फोटक पदार्थ होता है। कैसा, एक तरीके से हमारा विस्फोटक पदार्थ हो जाता है। अब होता इसमें क्या है, देखिए डायनामाइट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो आप यहाँ से समझिए कि इसमें ट्राइनॉक्सिलिन का क्या हो जाता है, यूज़ किया जाता है। बी वाला ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट हो जाता है। इसमें ट्राइनाइलोक्सिन का यूज़ किया जाता है। अगर इसकी खोज की बात करें साथियों, क्या इसकी खोज की अगर बात करें, ट्राइनाइलोक्सिलिन का अगर खोज की बात करें, तो इसकी खोज साथियों 1863 में की गई थी, और जो ये खोज की गई थी ये साथियों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज आपकी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की जाती है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होता है। सिंगापुर में 24 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित में से किस मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ पर बताइए, मद्रास करी पाउडर, मांस मसाला, फिश करी मसाला, ए और सी दोनों। देखिए यहाँ पर साथियों जो सिंगापुर में 24 अप्रैल 2024 में किस मसाले पर प्रतिबंध लगाया था, तो यहाँ पर अगर हम लोग साथियों 24 अप्रैल 2024 के बारे में बात करूँ, तो होता क्या है साथियों, वहाँ पर बेसिकली एक आपका ग्रुप है जिसको फूड एंड एनवायरनमेंट हाइजीन डिपार्टमेंट होता है। ये सब आप लोग समझिए, जिसको साथियों क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर इसका नाम आप लोग देखिए क्या होता है, फूड और एनवायरनमेंट। हम इसको साथियों लिख देते हैं, देखिए फूड और फूड एनवायरनमेंट, फूड एनवायरनमेंट हाइजीन डिपार्टमेंट। क्या होता है साथियों, फूड एनवायरनमेंट हाइजीन डिपार्टमेंट, ये आपका हो जाता है। अब इस डिपार्टमेंट में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो साथियों आपका जो फूड होता है, फूड सेफ्टी का ये आपका डिपार्टमेंट हो जाता है। अब ये करता क्या है, यहाँ पर देखिए जो आपका फूड सेफ्टी है, फूड सेफ्टी जो हमारे साथियों MDS वाले मसाले होते हैं, फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपका जो MDS वाला मसाला होता है यहाँ पर फ्रेंड्स, उसको क्या करता है, आप लोग याद रखना कि MDS वाले जो मसाले हैं उसमें क्या होता है, उसमें मद्रास का जो करी पाउडर, क्या MDS का जो
करी पाउडर है, इस पर साथियों क्या किया गया है, रोक लगाया गया। इसका रोक क्या होता है, देखिए इसकी जो पैकेजिंग होती है, यहाँ पर ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इसकी जो पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग के चलते इस पर रोक लगाया जाता है, क्योंकि उस पैकेजिंग के चलते ये था कि उस पैकेजिंग की वजह से जो उससे कैंसर ज़्यादा पैदा हो रहा था, क्या कैंसर ज़्यादा पैदा हो रहा था, इसीलिए इस पर रोक लगाया गया। अब अगला क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? तो यहाँ पर नवीले चेयरलिन या स्टेनली बाल्डविन या सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या फिर आपका कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा की गई थी? यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या बोला जाएगा। देखिए अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बात करें कि 1932 में जो ब्रिटिश के जो आपके जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स रैमडे या मैकडोनाल्ड के द्वारा यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर आपका 1930 या फिर 1930 या फिर 1931, 1932, 1933। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को साथियों दांडी मार्च भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ये जो हमारा साथियों यहाँ पर लिखा गया है, इसी को साथियों यहाँ पर दांडी मार्च भी दिया जाता है नाम, क्या, या फिर दांडी मार्च नाम बोला जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब ये जो साथियों दांडी यात्रा थी, क्या, अब ये जो दांडी यात्रा थी, अब इसी दांडी यात्रा जब ये स्टार्ट की गई तो ये कब स्टार्ट की गई थी? ये साथियों 79 लोगों के समर्थन से ये आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? 79। अब ये आप लोग याद रखेंगे कि जो 12 मार्च 1930 को आपकी ये यात्रा स्टार्ट हो जाती है। अब इन्होंने ही इसको बेसिकली नाम दिया था जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसे साथियों नमक कानून अवज्ञा या साथियों ये बोल सकते हो नमक तोड़ो कानून इसका नाम दिया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये आपको पहला वाला क्वेश्चन राइट हो जाता है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, या विश्व स्वास्थ्य दिवस, या विश्व जल दिवस। तो यहाँ पर साथियों 11 जुलाई प्रत्येक वर्ष आपका साथियों यहाँ पर जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब यहाँ पर साथियों? तो ये 1987 में। कब से ये साथियों? ये आप लोग याद रखेंगे कि 1987 यानी कि 11 जुलाई 1987 से क्या हुआ, ये आपका मनाया जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन साथियों, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो ये आपकी साथियों डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों के मध्य की सीमा हो जाती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगर मैं बात करूं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर? थोड़े सा हम लोग डूरंड रेखा की बात कर ले रहे हैं, ये होता क्या है? तो ये साथियों डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की जो आपकी लाइन हो जाती है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना है साथियों कि यहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि यूएसए में पड़ता है। न्यूयॉर्क और यूएसए में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? और इसकी स्थापना बाल कल्याण के मुख्य उद्देश्य की वजह से, यानी कि जो बाल कल्याण है, क्या यहाँ पर बाल कल्याण है, उसकी यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरीके से मुख्य उद्देश्य था बाल कल्याण। और ये आपकी होती कब है? ये आपकी 1946 में होती। कब होती है? 1946 में होती। आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साथियों क्या है, कहा जा रहा है कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाशीमिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? चलो भाई जल्दी से बताइए यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए और बताइए। देखिए साथियों आपको बताना है यहाँ पर क्या बताना है साथियों, कहा क्या जा रहा है कि प्रकाश मिति मापने के लिए यहाँ पर इसका मोल मात्रक होगा, या एम्पेयर होगा, या केल्विन होगा, या कैंडिला होगा। तो यहाँ पर अगर मानव अध्ययन जो प्रकाश समिति का जो इसका मात्रक होता है, शॉर्ट में इसको साथियों कैंडिला बोलेंगे, इसको बोलते हैं साथियों क्या, कैंडिला, और शॉर्ट में इसको सीडी बोल देते हैं, क्या, सीडी बोल देते हैं। तो आई होप आप लोग इतना क्लियर हो जाएगा होगा।
अगला क्वेश्चन साथियों कि यूएसबी का प्रयोग किसके लिए क्या हो जाता है। इसको साथियों आप पोर्ट टाइप के लिए यूज करते हैं। क्या? पोर्ट टाइप के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन ये, हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए, क्षारक जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को कर क्या देता है, इसको साथियों क्या कर देता है, ये यहाँ पर साथियों नीला कर देता है। तो ये लिटमस पेपर का जो क्या होता है, देखिए ये आपका जो लिटमस पेपर ये एक तरीके से बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पर साथियों ये जो आपका लिटमस पेपर होता है, यहाँ पर ये आपके क्या होते हैं, ये साथियों यहाँ पर आपके विलेन होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर आपके विलेन होते हैं। और ये विलेन कैसे हैं? ये विलेन आपके अम्लीय हैं, ठीक है, पहली चीज़। और ये विलेन आपके या आप फिर क्षारीय होंगे। अब इन दोनों के बारे में बताता है कि विलेन अम्लीय है या फिर क्षारीय। तो इस लिटमस पेपर का वर्क ही यही है, ये कैसा कर देता है, ये साथियों नीला कर देता है, बस। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? विधायिकी है, कार्यपालिका है, राजनीतिकी है और न्यायपालिका। तो यहाँ पर आपको बताना है हमारा राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों मूल अधिकारों का संरक्षक किसे बोला जाता है, वो आपकी न्यायपालिका हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यायपालिका हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों क्या कि जब जब किसी के साथियों क्या किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है और किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, क्या साथियों यहाँ पर अगर उसके आर्टिकल्स के बारे में बात करें कि उसके अधिकार कहाँ दिए गए हैं, तो ये आर्टिकल्स 32 में दिए गए और ये 26 में देखने को मिली। और वे अपने मामले को उच्च न्यायालय तक ही ले जा सकता है। ये याद रखिएगा कि कभी भी किसी का मूल अधिकार अगर हार्म होता है, उसका वर्णन आपका आर्टिकल 32 में और आर्टिकल आपका 26 सॉरी यानी कि 226, यानी कि यहाँ पर ये अपने अधिकारों के लिए कहा जा सकता है, अपने ही अधिकारों के लिए आपका उच्च न्यायालय तक भी जा सकता है। इस बात को